जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग मौलिक अधिकार तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत निर्देशक तत्वों में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। आपको पिछले 7 वर्षों से सिविल सेवा प्रतियोगी उनका मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैकल्पिक विषय इतिहास का भी अध्यापन कर रहा हूँ। ये ब्लॉग का लिंक है, जो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो जरूर एक बार जाएं। निश्चित रूप से आपको बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य नए नए मिलेंगे। और ये टेलीग्राम समूह है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग नीति निषेध तत्व पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, BPSPs। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या पढ़े कोर पार्ट की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने संघ समझा, संविधान समझा। हम लोगों ने देखा कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, परिसंघीय क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, वो सब तो देखा, ठीक है। लेकिन कोर एरिया जो है हम लोगों ने संवैधानिक विकास, संविधान सभा के बाद भाग 1 संघ उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपसे कहा था ये व्यक्ति के अधिकार हैं। किसी भी व्यक्ति के अधिकार, व्यक्तिक अधिकार, निजी अधिकार, व्यक्ति के अधिकार। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अधिकार किसी के हैं तो उसके लिए भाई कर्तव्य भी किसी पे आरोपित है। देखिए, जहां कहीं भी अधिकार होगा वहां कर्तव्य भी होगा, निश्चित रूप से शामिल होगा। अब एक व्यक्ति के तौर पर आपको जो अधिकार है वो भाग 3 में मिल गया है, लेकिन एक समुदाय के तौर पर, क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आप व्यक्ति हैं तो आप वृद्ध हो सकते हैं, आप बेरोजगार हो सकते हैं, आप स्त्री भी हो सकते हैं, ठीक। तो जब संपूर्ण स्त्री की बात होगी या सभी वृद्ध लोगों की बात होगी तो क्या उसको बोलेंगे? एक बोलेंगे, समूह तो बोलेंगे, समुदाय तो बोल देंगे, ठीक है। समूह या समुदाय तो बोल ही देंगे। मान लीजिए कि जो भूमिहीन लोग हैं, इनका एक वर्ग है भूमिहीन वर्ग, ये वर्ग है, इनके पास भूमि नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। अगर इनको भूमि देनी है, ध्यान से सुनिएगा इस उदाहरण को, वरना आप मौलिक अधिकार और निश्चित तत्वों में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। भूमिहीन लोग हैं, कुछ लोग भूमिहीन हैं, और मान लीजिए गांव में की बात करें तो ये 4 लोग हैं जो भूमिहीन हैं। इनको भूमि भाई मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो आश्रितता है, रोजगार है, वो खेती से ही है, कृषि से ही है। अब ये ठहरे जमींदार, आसपास की पूरे जमीन तो इन्हीं की है। तो अब एक बात बताइए, सरकार, जो कि एक्स यहां पर मैं लिख रहा हूं, सरकार अगर इनको भूमि दिलाने का प्रयास करेगी तो नई भूमि तो बनाएगी नहीं। जिसके पास ज्यादा होगा, इस टाइप के लोग, जो लोग होंगे, उन्हीं से भूमि लेकर के इनको दी जाएगी। ऐसे ही तो होगा, इन्हीं से लेकर के तो दिया जाएगा इनको, कि सरकार कहीं भारत देश से बाहर जाकर के जमीन लाएगी, ऐसा तो करेगी नहीं ना। भूमि का न्यायपूर्ण वितरण की तरफ काम करेगी। अब न्यायपूर्ण वितरण का मतलब जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर के जिसके पास कम है उसको दे देना। अब तब तक ये खड़े हो जाए कि भाई नहीं, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी जब स्वतंत्रता के बाद संविधान बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अभी 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले की स्थिति में आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहीं जाकर के आपको बेहतर समझाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार आपने पढ़ रखा है कि 1978 से पहले जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार था, ठीक। तो जमींदार साहब कहें, अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, आप कैसे ऐसे हमारी जमीन किसी और को दे सकते हैं? तो देखिए, ये मौलिक अधिकार टकरा गया इनसे, और नीति निषेध तत्व इनके पक्ष में है। तो नीति निषेध तत्व जो हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कई बार आपको ऐसा मिलेगा
कि निजी तत्व मौलिक अधिकार का टकराव हो गया, और इस टकराव की सूरत में संतुलन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अभी क्यों बता रहा हूँ? अभी इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ाते समय अभी जो आर्टिकल हम लोग देखें तो आप उसका महत्व समझ सकें, इसलिए बता रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद में, जब आप पूरे आर्टिकल 36 से 51 तक देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, अभी कोई मतलब नहीं, अभी तो बस एक होता ना कि जब आप पढ़ें आर्टिकल तो ध्यान दें कि उसमें ध्यान क्या क्या देना है। ठीक, तो यहां पर ऐसा समझिए कि जब एक व्यक्ति की बात होगी, इसके अधिकार की बात हो रही, तो मौलिक अधिकार की बात हो रही है। जब किसी एक वर्ग की बात होगी, जहां निजी व्यक्ति की बात नहीं होगी, एक वर्ग हो सकता है, वो वंचित वर्ग का हो सकता है वो पिछड़ा वर्ग हो सकता है वो वृद्ध का हो सकता है वो अशक्त लोगों का हो सकता है वो दिव्यांग लोगों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। जब देखिए महिलाओं की जब बात हो रही है तो सभी महिला की बात हो रही है, वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी एक का नाम लेकर के कि उनकी बात हो रही, नहीं। तो जहां पर सामूहिक बात हो रही है, एक समुदाय विशेष की बात हो रही है, वहां पर नीतिशक तत्व काम आएंगे। एक तरीके से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के हैं तो ये भी अधिकार हैं किसके? एक समुदाय के, एक समाज के, ये भी अधिकार ही हैं, ये अधिकार है। और इन अधिकारों को देने का काम किसका है? तो सरकार का, राज्य का, ये कर्तव्य हो जाता है इनका। ठीक, कर्तव्य यहां राज्य का कर्तव्य मौलिक अधिकार भी है, लेकिन ये नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब है? इनको मौलिक अधिकार पहले से प्राप्त है, इसकी बस रक्षा करनी है, ये राज्य का काम है। लेकिन यहाँ राज्य को क्या करना है? यहाँ ये जो वंचित वर्ग है, ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो महिलाओं का वर्ग है, ये वृद्धों का वर्ग है, समाज के जो ऐसे तबके जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको बराबरी पिलाने के लिए राज्य का ये कर्तव्य होगा। आप देखते हैं ना, हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपना एक एजेंडा रखता है, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, जो भी आप समझ लें। वो क्या है? वो नीति निषेध तत्वों से अच्छा तो कोई घोषणा पत्र ही नहीं है, जो संविधान सम्मत भी है। तो राज्य का कर्तव्य, मान लीजिए आप में से किसी को कल का सरकार चलाने को कह दिया जाए, तो सबसे बढ़िया है आप मौलिक अधिकार को मेंटेन रखिए, निषेध तत्वों को मेंटेन रखिए, बस सरकार चलाना कौन सी आफत वाली बात है। ठीक है, तो इस उम्मीद करता हूं आप अंतर को समझ गए होंगे कि नीति निषेध तत्व कोई अलग चीज नहीं है, ये भी एक तरीके से अधिकार ही है, लेकिन अंतर क्या है? इसमें निजित्व की भावना नहीं है, इसमें सामूहिकता का भाव है। जैसे मैंने भूमिहीन और जमींदार का उदाहरण आपको दिया, इसमें सामूहिकता का भाव है, इसमें निजित्व की चर्चा नहीं है। ठीक है, यहाँ एक समूह की बात हो रही है, जन कल्याण की बात हो रही है। ठीक, तो ऐसे समझिए कि जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने दो प्रकार के अधिकारों की बात की। संवैधानिक सलाहकार हमारे कौन थे? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। संवैधानिक सलाहकार, उन्होंने कहा है कि भाई दो तरीके का अधिकार होने चाहिए, एक व्यक्तिगत हो, एक सामूहिक हो। तो व्यक्तिगत को भाग 3 में मौलिक अधिकार कहा गया और सामूहिक को भाग 4 में निर्देशक तत्व कहा गया। इसकी प्रकृति निगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है। देखिए यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूं मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपको एक हिंट दे देता हूं यहीं पर, क्योंकि चंपकम दोरई राजन का केस जो आया है, वहां से आप चलेंगे जब, तो निषेध तत्वों और मौलिक अधिकार में हमेशा टकराव रहा। क्योंकि अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि भूमिहीन व्यक्ति को अगर भूमि देनी है तो भारत से बाहर जाके भूमि नहीं लाएंगे,
वहाँ पर लोग जो ज़्यादा है, जिसका अकूत संपत्ति है, अकूत ज़मीन है, इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है, उसी से ज़मीन लेकर के दिया जाएगा। और दूसरा आदमी क्या कह रहे, नहीं भाई हम तो ज़मीन नहीं देंगे, तो फिर कैसे होगा? भूमिहीन को कैसे भूमि मिलेगी? या सरकार को हाईवे बनाना होगा, अरे नहीं भाई हम तो नहीं देंगे अपनी ज़मीन, ये तो भूमि, सड़क बने चाहे ना बने, स्कूल बने चाहे ना बने, अस्पताल बने चाहे ना बने, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। अब अस्पताल के लिए कोई ज़मीन नहीं देगा तो स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि वहाँ इस मान लीजिए इस गांव में एक अस्पताल बनना है, ये तो इसी के आसपास वाले ना काम, इन्हीं का ना हल होगा समस्या, कि बाहर का कोई आदमी आएगा, 10-20-50 किलोमीटर दूर से कोई आएगा। तो कहने का आशय यही है कि यहाँ पर अस्पताल का जो निर्माण है, स्कूल का जो निर्माण है, पुल का जो निर्माण है, बांध का जो निर्माण है, इसमें सामूहिकता का भाव है, सामूहिक कल्याण की भावना है। जबकि व्यक्तिगत अधिकारों में व्यक्ति का स्वयं की कल्याण की बात हो रही थी, स्वयं के हित की बात हो रही थी, स्वयं के विकास की, बहुमुखी विकास की बात हो रही थी। तो इसीलिए ये इसको कौन करता है? राज्य करता है। इसीलिए राज्य का कर्तव्य कहा गया है। नीति तत्व कौन है? राज्य का कर्तव्य। तो उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ गए होंगे। सामूहिकता का भाव, ये अस्पताल जो है वो समाज का है, किसी एक व्यक्ति के भाव के भले के लिए नहीं है, वो समाज के भले का है, 10-20-50 गांव के भले का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, तो ये किसका अस्पताल बनाने का काम किसका है? राज्य का। तो राज्य का एक कर्तव्य हो गया। ठीक है, तो यही नीति शिक्षक तत्व हुए। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। ये संविधान के भाग 4 में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। भाग 1 संघ उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति शिक्षक तत्व। ऐसे ही याद रखिएगा, एग्जाम में मैचिंग करने को आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भाग 1 में कितना था? 1 से 4 तक, भाग 2 में 5 से 11 तक, और 3 में 12 से 35 तक, 4 में कहा है 36 से 51 तक। ठीक है, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है ना। जबकि जो स्रोत है निर्देशक तत्व का वो क्या है? आयरलैंड। खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। ये आयरलैंड सोर्स है हमारा निर्देशक तत्वों का। ये बात अलग है कि आयरलैंड ने भी अपने संविधान में शामिल किया स्पेन से, वो एक अलग की बात है। ठीक है, तो खैर हमें इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये खूब पूछा गया है विगत वर्षों में, आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो खूब पूछा जाता है। इसको शामिल क्यों किया गया है, उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा गया है सिविल सेवा में। क्यों शामिल किया गया है? इसलिए कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर कल्याणकारी राज्य क्या होता है? सब ध्यान दीजिए। देखिए, प्रारंभ में जब राज्य की उत्पत्ति हुई या इसको संचालित करने के लिए राजा की उत्पत्ति हुई, तो क्यों हुई? यही हुई कि भाई हम अपना कमा खा तो रहे हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि प्रारंभ में जो व्यापारिक श्रेणियां थीं उसमें राजा का हस्तक्षेप या राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है, होता क्या था? होता ये था कि बस ये जो व्यापारी है, श्रेणी समूह है, सार्थवाह है, वो उसको राजा बस सुरक्षा प्रदान कर दे कि इसके पास जो पैसा है इसको कोई छीने नहीं, मतलब कोई चोरी ना करे, कोई डकैती ना करे, तो सुरक्षा इसका देना काम है। ठीक है, तो ये सुरक्षा देना जब काम है तो इसी को कहा जाता है पुलिस राज्य। आपकी किताब में हो सकता है लिखा हो पुलिस राज्य। तो पुलिस राज्य का मतलब आपको सुरक्षा प्रदान करना बस राजा का काम, बाकी कोई आपका ऐसा नहीं कि अब आपके पास खाने को नहीं तो खाना पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा ये काम नहीं है, मतलब राजा सोच ले कि हमारा ये काम नहीं है, हम तो बस सुरक्षा देने के लिए हैं भाई, वो उसमें कोई कमी हो तो बताओ। ठीक है, तो उसे पुलिस राज्य कहा गया है, जो सिर्फ सुरक्षा देने पर जोर करता है। बल्कि सुरक्षा तो के साथ साथ जो
राज्य या जो सरकार या जो राजा ये सोचे कि हमें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देनी है, बल्कि जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी भलाई के काम करना है, उनको भी, उनका भी स्तर उठाना है समाज में, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जोर देना है, उनके भी कल्याण का सोचना है। उसी को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। मतलब इसका वैसे पूछा जाता है तो मतलब क्या निकलेगा, अधिक लोगों का अधिक लाभ, अधिक लोगों का अधिक लाभ, जो सबका साथ सबका विकास वाला जो हाल है, वो सबका सबको लेकर के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि जो उद्योगपति उसी को लेकर चलना है, नहीं, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जिसके पास खाने को नहीं है, उसको सस्ता राशन उपलब्ध भी कराना है। ये भी सरकार का काम है। किसी के घर खाने को नहीं है, वो भूख से पीड़ित हो गया, तो सरकार की देखिए आलोचना होती है। क्यों आलोचना होती है? क्योंकि आज का जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, वो पुलिस वाला राज्य नहीं है। ठीक है, तो उद्देश्य किस लिए क्या है इसका? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पूछा जाए कि निश्चित तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये खूब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसको मैचिंग में पूछा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब थोड़े आर्टिकल आज देख लेते हैं, थोड़े कल, क्योंकि ऑलरेडी 16 मिनट का वीडियो करीब करीब हो ही गया है, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा। 36, मैंने आपसे कहा था अनुच्छेद जो 12 है वही अनुच्छेद 36 है। जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य की परिभाषा भाग 3 के समान होगी। भाग 3 में क्या था? भाग 3 में था कि राज्य को परिभाषित किया गया था, संघ की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल और अन्य प्राधिकारी। मतलब राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था। तो मतलब भाग 3 के लिए और भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा एक ही है, अंतर नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 37 की तरफ चलते हैं। नीतिशक तत्व राज्य के शासन के मूल आधार हैं। राज्य आर्थिक सीमाओं के भीतर इन्हें लागू करने का प्रयास करेगा तथा यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या कहना है आर्टिकल, क्या कह रहा है आपसे? ध्यान दीजिए, राज्य के शासन के मूल आधार हैं। मूल आधार, देखिए मूल आधार का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि नींव, जड़। कैसे भाई? देखिए, हम जब स्वतंत्र हुए तो यही सोचे थे कि हम अब खूब उन्नत करेंगे, भारत को एक सोने की चिड़िया जैसे पहले था वैसे बना देंगे। अरे सोने की चिड़िया आप बना देंगे तो कैसे बना देंगे? जो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा रखा है उसको बढ़ा के, या जिसके पास खाने को नहीं है उसको बढ़ा के? तो जाहिर सी बात है, ये तो अपने को आगे ले जाने में स्वयं ही सक्षम है। जिसके पास खाने को नहीं है उसको साथ में लेके चलना है। ठीक है, इसको साथ में लेके चलना है, इसको आगे बढ़ाना है। अब आप ऐसे सोचिए, आप एक ऐसे शरीर की कल्पना कीजिए, आप जिम जाएं और चेस्ट तो आप बड़ा अच्छा डिप्स मारें और बेंच प्रेस करें, तीनों टाइप की, और बना लें खूब अच्छे से, और पैर पता चला कि पोलियो वाले हो गए, देखने में अच्छा लगेगा क्या? आप कह सकते हैं कि आपने आपने पूरा शरीर बना लिया, आप कह सकते हैं नहीं? या आप बाइसेप अपने बना लीजिए और थाई मत बनाइए, तो आप कह सकते हैं संपूर्ण शरीर का विकास कर लिया आपने? नहीं कह सकते ना। यही भारत का भी हाल है। वही यहाँ का, जिसका पैसा है उसको आपने खूब तरक्की करा दी, पैसे से और पैसा बनवा दिया, और ये जो यहाँ पता चला खाने को भी नहीं है यहाँ पर, तो कह सकते हैं तरक्की कर ली? ऐसा कह सकते हैं क्या? शायद नहीं कह सकते। शायद क्या, निश्चित रूप से नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो इसीलिए राज्य आर्थिक सीमाओं के भीतर इन्हें लागू करने का प्रयास करेगा। अब ये बात क्या है, आर्थिक सीमाओं के भीतर का क्या मामला है, और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इसे नहीं रखा गया है, इसका क्या मामला है? इसको जरा सुनिएगा, दोनों को साथ में लेकर के बताना है। पहले स्क्रीन साफ कर देता हूं मैं। आइए, आर्थिक सीमाओं के भीतर लागू करने का प्रयास करेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम आज़ाद हुए
तो हमारे पास उतना सब कुछ नहीं था संसाधन कि सबको हम इस तरीके की सुविधाएं दे सकें नीतिशक तत्वों में जो वर्णित है। ठीक है, अब अभी वर्णित हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके घर का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, हर माँ बाप हर माँ बाप ये चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाएं पिलाएं पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा करता है, चाहता है, लेकिन मजबूर कहाँ से है? यही आर्थिक सीमा रोक देती है ना, पैसे नहीं है, क्या करें? यही आर्थिक सीमा है ना जो कि बंधन का काम करती है, पैर की बेड़ी का काम करती है, यही है ना। वरना हर माँ बाप सोचता है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं। ऐसे ही हर देश चाहता है कि अपने नागरिकों को अच्छे संसाधन दें, सर्वसुलभ शिक्षा दें, फ्री दें, सब पढ़ें सब बढ़ें। अंततः क्या होगा? भारत की ही तो तरक्की होगी। और फिर एक बात बताइए ना, आपको ही सरकार में बैठा देते हैं और आपको सरकार, आप देख रहे हैं खजाना खूब भरा हुआ है, तो आप नहीं चाहेंगे कि लोगों में लुटा दिया जाए? लोगों को क्या क्या चाहिए? फ्री का स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, खाना पीना दे दीजिए, रोजगार भत्ता दे दीजिए या रोजगार दे दीजिए, रोजगार ले देता हूँ। अगर आप सब कुछ ये दे ही देंगे सबको, तो फिर चुनाव में आपको हरा कौन पाएगा? कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आर्थिक सीमा है, पैसा नहीं है, क्या करें भाई, मजबूर है। समझ रहे हैं आप? तो संसाधनों का जो लिमिटेशन है, जो आर्थिक सीमा है, वही बेड़ियों का काम करती है। और यही वो कारण है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते थे। कहने का आशय ये है कि राज्य सरकार अगर आपको रोजगार नहीं दिला पा रही तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि देखो भाई ये हमको रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं और रोजगार भत्ता भी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप का दावा आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते आप, तो आप न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, हालांकि इस बात की बड़ी आलोचना होती है कि ये तो बस कहने के सिद्धांत की बातें हैं, इसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जाना चाहिए, ये आलोचना होती है। लेकिन इसे न्यायालय द्वारा लागू और क्यों नहीं करवाया गया और क्या सूरत है, अभी आर्टिकल पढ़ लीजिए, फिर अलग वीडियो में जैसे कि मैंने मौलिक अधिकार का आलोचना कराया है, महत्व कराया है, वैसे इसका भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आर्टिकल को समझते रहिए, समझते रहिए का मतलब इसको जो सिंपली कह रहा है उसको समझ जाइए, फिर इसकी आलोचना करेंगे, फिर हम लोग महत्व को समझेंगे और फिर मौलिक अधिकार से इसका संबंध क्या है वो देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ेंगे नहीं, अभी क्या करेंगे, अभी बस जो लिखा हुआ है, जो उसकी फेस वैल्यू है, उस पर समझ लेंगे बात क्या लिखी है, क्या कही जा रही है। ठीक है, और जब ठीक से समझ लेंगे तो हम लोग आलोचना भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि राज्य के शासन के मूलाधार हैं। मूलाधिकार आधार का मतलब यही है कि हर सरकार चाहती है कि अपने लोगों को अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य दे दें, अच्छे से अच्छी शिक्षा दे दें, अच्छे से अच्छा रोजगार दे दें, रोजगार ना दे पाएँ तो बेरोजगारी भत्ता दे दें, उसके बुढ़ापे का भी ध्यान रखें और सब कुछ हम करें। सरकार इसके लिए कर देखिए, करना चाहे तो करे, लेकिन पैसा होना चाहिए। आर्थिक सीमा की बात हो रही है, अब पैसा नहीं है तो कहीं कोई कोर्ट में ना बुला ले, इसलिए इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय रखा गया कि न्यायालय से आप इसे लागू नहीं करवा सकते। प्रवर्तनीय मतलब लागू करवाना, न्यायालय से आप इसे लागू नहीं करा सकते। अब आप खुद सोचिए, आज जो भी सत्ता दल है, सत्ताधारी दल अगर ये सब चीज़ें आपको दे दें, फ्री की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अभाव में बेरोजगारी भत्ता और बुढ़ापे का भी ख्याल रखें, सब कुछ अगर आपको कर ही दें, तो आप इस सत्ताधारी दल को चुनाव से में आने पे मतलब हाथों हाथ लेंगे और हमें तो लगता है कि छीना झपटी हो जाएगी, पहले हम वोट डालेंगे। लेकिन नहीं कर रहे हैं सत्ताधारी दल। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आर्थिक सक्षम नहीं है, इतना खजाने में है नहीं, इतना कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे चलते हैं। राज्य आय, अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। सुविधाओं की किसकी असमानता? आय की, अवसर की और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा और अपने सभी
संस्थाओं को इस प्रकार संचालित करेगा कि भाई लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर में हमेशा बढ़ोतरी हो, हमेशा बढ़ता रहे। जो आय के असमानता उसको घटाने का प्रयास करेगा, अवसर की जो असमानता उसको घटाने समाप्त करने का प्रयास करेगा, और सुविधाओं की जो असमानता उसको भी घटाने का प्रयास करेगा। तो इन आधारों पर कोई असमानता ना पनप नहीं पाए, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपने वैश्विक क्रांतियां कुछ पढ़ी हैं, देखेंगे ज़्यादातर असमानता की ही देन है। ठीक, चलते हैं 39 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार संचालित करेगा कि 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, जीविका के पर्याप्त साधन दोनों को मिले, सिर्फ एक को नहीं। जेंडर इक्वलिटी आज का नहीं टर्म है, ये पुराना है, बस ध्यान आजकल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक जब पूर्ति होती है, मान लीजिए 2G जब सबके पास आ गया तब 3G की तरफ गए, 4G जब ज़्यादा वितरण हो गया तब 5G की तरफ गए। यही होता है, एक जरूरत जब पूरी होती तब अगली जरूरत दिखाई पड़ती है। तो जेंडर इक्वलिटी हमारे यहाँ शुरुआत से ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। तो मतलब जीविका के पर्याप्त साधन दोनों को, भाई पुरुष हो स्त्री हो दोनों। ठीक है, समुदाय के भौतिक, देखिए 39 खा और 39 गा की चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूँ, इसी तरह ध्यान से देखिएगा। कहाँ पे कर चुका हूँ? जहाँ पर मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता, जहाँ पर ये कहा गया था कि 39B और 39C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो हो जाने दिया जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने क्रम से वीडियो नहीं देखी है तो देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ 39B पे जरा ध्यान दीजिए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम आप समझ रहे होंगे, इस समय 5G का टेस्टिंग वाली बात चल रही है, 5G की टेस्टिंग की बात हो रही है। तो अब क्या सिर्फ एक को दे दिया जाएगा? सिर्फ एक को दे दिया जाए तो भाई वो तो मनमाना आचरण होगा, फिर तो जिस मर्जी आए उस रेट पे वो बेचेगा। इसलिए क्या किया गया है कि सभी लोगों को, जितने लोग अपना इच्छुक थे अपना आए, जिन्होंने बिडिंग की वो आए। तो स्पेक्ट्रम सरकार का है। सरकार किसकी है? आपकी है। सरकार को बनाता कौन है? आप बनाते हो, भारतवासी बनाते हैं। तो भारत, ये जो स्पेक्ट्रम का है वो सबका है, भारत आपका भी है, मेरा भी है। ठीक है, तो भौतिक संसाधन का मतलब नदी हो गया, माइनिंग खनन जो का काम जो होता है, नदी से निकलने वाले जो तत्व हैं वो हो गए, ये सब सबके हैं, एक व्यक्ति के नहीं है। तो इसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन ये बन सके। सामूहिक मतलब सबका भला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा स्पेक्ट्रम एक को दे दिया और लूटो खाओ तुम लोग। जो एक को दे दिया उसने मनचाहा दाम दे दिया और ये कह रहा देखो सुनो ऐसा है कि हमारी जो कॉल रेट होगी 5 रुपये पर मिनट होगी, लेना लो न जाओ, तो वो सामूहिक हित नहीं सध पाएगा। ठीक है, तो यहाँ सामूहिक, देखिए मैंने एक हल्के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है। आप अगर आपको बेहतर समझना है तो मैंने शुरुआत से जो आपको जमीन वाली बात कही थी उसको यहाँ पर लगा करके देखिए। जब मैंने एक उदाहरण दिया था कि जमींदार के पास बहुत ज़्यादा जमीन है और कुछ लोग भूमिहीन हैं, उस उदाहरण को यहाँ पर लगा के देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 14 और 19 की क्या बात है। ठीक है, कि भाई जमीन अगर जो लोगों के पास नहीं है और उनको देना है तो जिसके पास बहुत ज़्यादा उससे लेकर के दी जाएगी। अब वो कहे कि नहीं भैया 19 में हमारा एक चा में वर्णित है मौलिक अधिकार और उसका हनन हो रहा है, हम तो नहीं देंगे। तो वहाँ पर इसीलिए किया गया कि 39B के को लागू कराने में अगर 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है तो आप होने दिया जाएगा, उसको मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित करें कि धन और उत्पादन के साधन का
अहितकारी संकेंद्रण ना हो सके। आर्थिक व्यवस्था जिसे आप पढ़ते हो इकोनॉमी, अगर आपने पढ़ी हो तो पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित व्यवस्था भी है। तो भारत ने मिश्रित व्यवस्था अपनाई है। मिश्रित व्यवस्था का मतलब कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, कुछ चीज़ें सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में भी हैं। और वो बात अलग है कि जो प्राइवेट सेक्टर में चीज़ों को दिया गया है उसको रेगुलेट करता है सरकार। जिससे आप देखो कि ट्राई का नाम सुना होगा, जो दूरसंचार कंपनी है उसको रेगुलेट करती है। इरडा का नाम सुना होगा, सेबी का नाम आपने सुना होगा। ये क्या है? ये प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया, किस लिए रेगुलेट करती हैं कि भाई देखिए, धन और उत्पादन के जो साधन है वो अहितकारण संकेंद्रण ना हो सके। मतलब जो अहित करें उनका संकेंद्रण ना हो सके। अहितकारी संकेंद्रण का एक्चुअली मतलब ये निकलेगा, संकेंद्रण किसी के हाथ में हो तो हित के लिए हो। ऐसा संकेंद्रण ना हो कि जिसका हित किसी का नहीं हो पाए, बल्कि उल्टा अहित हो जाए, मतलब मनमाना वो दाम लगाए, ऐसा नहीं हो। ठीक है, पुरुष व स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और स्त्री दोनों को, क्यों हो सकता है क्या? शायद नहीं। सरकार तो करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप में से सबके यहाँ कभी ना कभी घर बनते आपने देखा होगा, और आप पुरुष और स्त्री को समान रूप से पेमेंट करते हो? शायद नहीं, बाजार में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि स्त्रियां शारीरिक रूप से उतनी मेहनत नहीं कर सकती, ये दिन भर में उतना आउटपुट नहीं आ पाता, ऐसा माना जाता है। अब कितना सही है कितना गलत है अभी वो बात की बात है, वो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करना है मुझे। लेकिन आप खुद अपने घर में, अपने आसपास सामाजिक जो सोच है वो यही है कि आप कि हाँ, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिएगा, स्त्रियों को पेमेंट कम मिलती है। तो अब ये नीतिशक तत्व है, ये राज्य चाहता है ऐसा हो, और राज्य अगर से फोर्सफुली लागू भी करा दे तो बताइए स्त्रियों को मुश्किल से ही मिल पाएगा फिर रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मजदूरी के नाम पे। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन एक आदर्श स्थिति है। अब आदर्श स्थिति में 10-20 रुपए अगर कमी ज़्यादा है तो उसमें कोई इतनी आफत वाली बात भी नहीं है। इसीलिए इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनकारी नहीं बनाया गया। पता चला कि रोज मुकदमा हो रहा है। ठीक है, आगे, पुरुष स्त्री और बच्चों को विवश होकर, पुरुष का मतलब जो बूढ़े हैं, बच्चे जो 14 साल से नीचे हैं, स्त्री तो फिर स्त्री को माना ही जाता उस तरीके से कि भाई, तो विवश होकर आयु शक्ति और के प्रतिकूल रोजगार ना करना पड़े। मतलब देखिए, होता ये है कि कोई अगर बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और वो आपको मेहनत करते दिख जाता है तो दया का भाव आता है। छोटा बच्चा है, अगर वो कोई मेहनत का काम कर रहा था तो आपके अंदर दया का भाव आ जाता है। और वही एक हट्टा कट्टा नौजवान, हट्टा कट्टा ना भी हो, नौजवान हो, लेकिन वो मेहनत का काम कर रहा था तो आपको दया का भाव नहीं आता है। हाँ, पसीना आप ज़्यादा देख लेते हो तो कई बार कहते हो अच्छा भैया पानी पी लो यार, चाय पी लो, कुछ खाओगे तो बताओ, यही होता है। लेकिन वो दया का भाव नहीं आता कि अरे ये काम क्यों कर रहा है, ऐसा दया का भाव नहीं आता है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि भाई इनको अपनी शक्ति और मेहनत के प्रतिकूल कोई काम ना करना पड़े, कोई रोजगार नहीं करना पड़े। बच्चों का स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर मिले, उनको सुविधाएं मिले, शोषण से, नैतिक, आर्थिक व परित्याग से रक्षा की जाए। मतलब जो बच्चे हैं, भले वो अनाथ हों या जैसे भी हों, उनको स्वस्थ विकास के अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि कोई बंधुआ मजदूरी पे फंसा हुआ है, या आप होटल रेस्टोरेंट में बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, या रेलवे बस स्टेशन में देखते हैं बहुत सारे बच्चे काम करते हुए मिल जाते हैं आपको। तो ये राज्य का जो नीतिशक तत्वों में वर्णित है कि भाई उनका भी इस तरीके से कोई शोषण ना हो, उनको भी स्वस्थ विकास के अवसर प्राप्त हों, उनका नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अब आपको बताऊं, थोड़ी कल ही परसों का केस है, कानपुर देहात का शायद। अब वो बच्चे को पीटे, बताइए इस समय मई की धूप में, मारे तो मारे और छत पे उसको धूप में बांध के उसको रख कर दिया। पता चला आसपास वालों ने, किसी ने फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले आए, फिर बच्चे को छुड़ाया और पिताजी को पकड़ ले गए। अब बताइए, मतलब ठीक है आपके संतान, ऐसा मतलब थोड़ी ना उसको जानवर की तरह मारेंगे पीटेंगे। दंड देने की भी एक सीमा है, दंड सुधारात्मक होता है।
ना। चलिए 39 का, हाँ एक बात और, ये 39 का और ये 39 का, ठीक है। आप ये नहीं समझेंगे ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये आप देखेंगे किताब में भी वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ तक जो बेयर एक्ट आता है उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध कराएगा। देखिए, अन्याय तब बढ़ता है जब उसको सहा जाए, और सहा जाए तो जरूरी ये है कि सहा ना जाए उसको। अन्याय तब बढ़ेगा जब उसको सहा जाए, सह लो। अब जरूरत क्या है कि सहा ना जाए, विरोध किया जाए, प्रतिरोध किया जाए। क्या हो, विरोध। विरोध करने के लिए क्या चाहिए, कानूनी रूप से आप कानूनी लड़ाई लड़ें। ऐसा नहीं कि खुद ही लड़ाई लड़ने लगे, ऐसा भी नहीं करें, कानूनी लड़ाई लड़ें। अब कानूनी लड़ाई के लिए गरीब के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो या तो वो चुपचाप अन्याय सहता रहे, ठीक है। तो यही कहा गया कि समान जो न्याय है उसको दिलाने के लिए, न्याय को दिलाने, सर्वसुलभ करने के लिए गरीबों को फ्री में कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये आर्टिकल जोड़ा गया इस संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो ये, और ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट के लिहाज से 39B और C बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हालांकि मैं फिर से चर्चा करूंगा 39B और C की, कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसकी चर्चा भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में जब टकराहट होगी तो किसको हम प्रिवेल करेंगे, किसको अभिभावी मानेंगे, किसको आगे मानेंगे, वो अभी चर्चा करनी बाकी है। 40 तरफ चलते हैं। राज्य स्वायत्त शासन की मजबूती के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आप देखिए, जो पूरे भारत में जो स्थानीय स्तर पे जो शासन है उसे पंचायत सिस्टम बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, जिसमें किसी के यहाँ मुखिया कहा जाता है, किसी के यहाँ प्रधान कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, अपने स्तर से देख लीजिएगा। तो गांव की जो है शासन, पंचायत, तो पंचायत का गठन किस आर्टिकल से हुआ है, अनुच्छेद 40 से, ये याद रखिएगा। पंचायत का गठन किस आर्टिकल से, तो अनुच्छेद 40 से। खूब पूछा जाता है, पर्याप्त रूप से पूछा जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो 40 तक ही रखते हैं, इसके आगे का अगले वीडियो में कर लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये लिंक आपका यूपी जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ज़रूर जाएं पिटारा पे और देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलेंगे। और ये टेलीग्राम लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। शेष 41 से 51 तक हम लोग लेंगे कल, और उसके बाद हम लोग उसकी उपयोगिता, महत्व, आलोचना एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सत्र को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।